गुड मॉर्निंग। हम लोग आज इस वीडियो में एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैंने लिख भी दिया है। आपको इससे पहले वाले सारे वीडियोस में इससे पहले के जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट्स थे वो समझा चुका हूँ। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको याद होगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उस चैप्टर के तहत बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और मेजरमेंट में जो एरर होता है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था, प्रिसीजन एक्यूरेसी पढ़ाया था, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, साइंटिफिक नोटेशन लिखने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। और इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज से ये क्लास शुरू होता है, ये चैप्टर शुरू होता है सही मायने में, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी हमको डाटा चाहिए या मोल कंसेप्ट के बारे में जो कहा था मैंने, वो पढ़ाने के लिए जो हमको स्टार्टिंग जो एक बैकग्राउंड चाहिए वो है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट का। और इसी टॉपिक पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन, पूरा का पूरा कंसेप्ट डेवलपमेंट बेस्ड है। तो ये सारी बातें हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और तो फिर मुझे इंडिविजुअली सबको लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हमारा चैनल है वो एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री के लिए है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बातें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या कभी कभी उसका अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है केमिस्ट्री में उसको पढ़ाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, हम उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस हमेशा बनाया करते हैं। यूँ कहिए कि ये एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री के लिए डिवोटेड है ये चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक देना न भूलें। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि धीरे धीरे इस पर पूरे सिलेबस की पढ़ाई हो जाएगी और आप सभी लोग समझ भी पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप कोरे कागज़ हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोरे कागज़ हैं, और मैं एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू करता हूँ। मैं ये समझ के पढ़ाता हूँ कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन वो बड़ा ठीक होता है कि बच्चे को स्टार्टिंग से पढ़ाना, बेसिक कंसेप्ट पे पढ़ाना, ये एक अच्छा मेथोडोलॉजी है और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग आते हैं वापस एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों एक बात समझो कि हम जब अपने जनरल लाइफ में, सामान्य जीवन में अगर किसी चीज़ का वज़न करते हैं, सपोज कीजिए कि हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो केजी में सब्ज़ी खरीदते हैं, 250 ग्राम में सब्ज़ी खरीदते हैं, 200 ग्राम 405 ग्राम सब्ज़ी खरीदते हैं। पनीर खरीदने जाना हो 100 ग्राम 200 ग्राम खरीदा। तो हमारे सामान्य जीवन में जो हम मास का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यूनिट आपको पढ़ा चुका हूँ, जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो जनरली केजी, ग्राम, और नहीं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो क्विंटल, टन, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ मास वो क्या है कि केजी है, ग्राम है, कभी कभी मिलीग्राम का भी इस्तेमाल किया जाता है। मिलीग्राम है, आप इस्तेमाल करते हैं क्विंटल का, आप इस्तेमाल करते हैं टन का। ये सब कुछ कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले यूनिट्स हैं मास का। सभी लोग आप जानते हैं कि 1 केजी जो है वह होता है 1000 ग्राम का, और 1 mg मिलीग्राम वो होता है 10⁻³ ग्राम का। वैसे ही 1 क्विंटल अगर हम कहें, 1 क्विंटल तो वो 100 केजी होता है। तो सबका अपना एक मीनिंग है और हम लोग ऐसे समझते हैं कि मास का जो यूनिट है, जनरली यूनिट जो यूज़ में आते हैं यूनिट, वो है ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम वगैरह वगैरह। जैसे हम कहते हैं ना कि सोना खरीदने जाते हैं
मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड, तो सोना कोई किलो में कभी नहीं खरीदता है। कहते हैं ना कि एक भर सोना खरीदा, तो उसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब हुआ एक भर, उसको हम लोग कहते हैं एक भर। एक भर सोना मतलब 10 ग्राम सोना। ठीक वैसे ही अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका मास कितना है, तो हम एक आदमी का जनरली अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है तो उसका एवरेज मास क्या होता है, 60 से 70 केजी, 60 से 70 केजी उसका मास होता है। तो हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि एवरेज मास ऑफ ए हेल्दी पर्सन, एवरेज मास ऑफ ए हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ आदमी का मास एवरेजली होता क्या है, 60 केजी। सपोज कीजिए 60 केजी है, 70 केजी, 100 केजी भी हो, तो मतलब नहीं। मुझे एक एग्जांपल मैंने लिया कि अगर एवरेजली हम किसी हेल्दी आदमी का मास जाने तो वो 60 केजी के आसपास होता है। तो 60 केजी को कोई ऐसे भी तो कह सकता है ना, 0.06 क्विंटल, मेरा वजन 0.06 क्विंटल है, या 0.00006 टन है मेरा मास, या ऐसे भी कह सकता है 60,000 ग्राम है, या ऐसे भी कह सकता है 60 इतना मिलीग्राम है। तो देखिए सबका वैल्यू तो सेम है, लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि मेरा वजन इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ मिलीग्राम है, अगर कोई आपको बोल देता है कि मेरा वजन 6 किलो मिलीग्राम है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा अनईजी कि ये क्या है। अब आपका मास पूछा है तो आपने हमको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि सोना का वज़न हम ग्राम में, मिलीग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हम एक आदमी का वज़न किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो किलोग्राम ही उसके लिए सुटेबल यूनिट है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करते हैं सिमिलरली इन ग्राम, अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल डाटा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। अब ये जो हमने लिखा, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए हम आपको एटॉमिक मास यूनिट की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर उसको कोई लिखे तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 16 ग्राम, यही तो वैल्यू हुआ। अब हम अपने कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद अगर 2 जीरो होता है ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, कहते बहुत छोटा हो गया इसलिए उसको इग्नोर करिए। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर हम ग्राम में हाइड्रोजन के एटम के मास को एक्सप्रेस करते हैं तो ये तो नेग्लिजिबली स्मॉल है, एकदम इतना कम है कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हमारे कैलकुलेशन से बाहर की चीज़ हो गई। अगर हम आप इसको आप मिलीग्राम में करते हैं, इन मिलीग्राम, इसका मास 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -21 मिलीग्राम होगा। अगर आप इसको नैनोग्राम में करते हैं, नैनोग्राम, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 9 घटा दीजिए 24 में से, 24 में से 9 घट गया तो 15 -15 नैनोग्राम। तो हम कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि चाहे मास के किसी भी छोटे से छोटे यूनिट में हाइड्रोजन के एटम के मास को एक्सप्रेस किया जाए, वह नेग्लिजिबल होगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास विल बी 0 इफ इट इज एक्सप्रेस्ड, अगर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द कॉमन यूनिट
commonly used unit of mass। अगर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मास में हाइड्रोजन के एटम के मास को एक्सप्रेस किया जाए तो वह मास एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ, कंक्लूजन ये हुआ, इट मीन्स these units are not the suitable unit to express the mass of atom। एटम के मास को एक्सप्रेस करने के लिए ये सारे यूनिट्स जो है वो सुटेबल नहीं है। सीधी सी बात हो गई। इसका मतलब हुआ कि हमको एक नए यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, हमको एक नया यूनिट, नया मात्रक चाहिए। हम इन सारे यूनिट से काम नहीं चला सकते हैं, हमको एक नया यूनिट चाहिए। तो हम ये एक जुमला बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं, हेंस वी नीड a new standard unit to express the mass of atoms। एटम्स के मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक नए यूनिट की ज़रूरत है। अब वो यूनिट होगा कौन? तो अगर हमारे और आपके पास यह समस्या होती कि हमको यूनिट बनाना है वज़न करने के लिए, तो हमारे आसपास जो सबसे हल्का कोई पदार्थ होता, हम उसी को स्टैंडर्ड मान लेते और उसको स्टैंडर्ड मान के और बाकी का हम मास निकाल लेते। जो उससे दोगुना भारी होता हम उसका मास 2 कह देते और जो उससे 4 गुना भारी होता हम उसका मास 4 कह देते। तो अब हमको करना क्या है? एक नया स्टैंडर्ड बनाना है। तो स्टैंडर्ड जो हुआ, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वाज taken as the new standard। क्या किया गया? एक नया स्टैंडर्ड माना गया। किसको? हाइड्रोजन के एक एटम के मास को। क्योंकि अभी तक जितना भी पदार्थ नोन है उन सबों में सबसे हल्का एटम किसका होगा? हाइड्रोजन का। इसलिए हाइड्रोजन के एक एटम के मास को ही स्टैंडर्ड मान लिया गया। और तो एक नया स्टैंडर्ड जो हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब यूनिट, स्टैंडर्ड जो हुआ वो हुआ 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको कहा गया 1 विदाउट एनी यूनिट। यहाँ न ग्राम लिखना है, न किलोग्राम, न मिलीग्राम, कुछ नहीं, बस कहना है यह एक है। एक कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के एक एटम के मास को हमने 1 मान लिया। अब अगर कोई एटम इससे 2 गुना भारी है तो उसका मास 2, अगर कोई 3 गुना भारी है तो उसका मास 3, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने एक नया स्टैंडर्ड बनाया। तब कहता है कि एन एटम ऑफ हीलियम इज 4 times heavier than an atom of hydrogen। हाइड्रोजन के एक एटम से हीलियम का एक एटम 4 गुना भारी है। तो हीलियम का एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम
ये हो जाएगा 4। हमने कहा भी इसमें कोई यूनिट नहीं, न 4 ग्राम, न 4 किलोग्राम, न 4 मिलीग्राम, कुछ भी नहीं, बिना यूनिट के इसका मास हो गया 4, क्योंकि हीलियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 4 गुना भारी है, इसलिए इसका मास हो गया 4। तो ठीक है, इसका मास हमने 4 लिखा। तो 4 इसका यह मतलब हुआ, अगर ग्राम में लिखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसका मास हुआ, जिसको हमने कहा 4। ठीक वैसे ही सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना हुआ? 12। इसका मतलब हुआ कि एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12 times heavier than an atom of hydrogen. कार्बन 12 का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है, तो उसका मास हो गया है 12। तो इसका अगर हम लिखें ग्राम में तो इतना ग्राम इसका मास हुआ। किसका मास? कार्बन 12 के एक एटम का मास इतना हुआ। तो इसको अभी तक एटॉमिक मास यूनिट नहीं कहा जा रहा है, अभी केवल हमने एक नया स्टैंडर्ड बनाया है और उस स्टैंडर्ड को हमने 1 माना है, 1। तो अब उससे जितना गुना ज़्यादा भारी है कोई एटम, उसका एटॉमिक मास उतना ही हो गया। तो ये हुआ एटॉमिक मास एक्सप्रेस करने के लिए एक नए स्टैंडर्ड की बात। कहता है कि बाद में चल के later on many isotopes of hydrogen were discovered। हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हुए, और सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब यह झमेला हो गया कि हम किस आइसोटोप के एटम के मास को स्टैंडर्ड मानेंगे, मतलब हम किस आइसोटोप के एटम के मास को 1 मानेंगे। तो एक झमेला हो गया। अब उसको सलटने के लिए नाउ द स्टैंडर्ड चेंज हो गया एंड न्यू स्टैंडर्ड, जो नया स्टैंडर्ड बना वो समझ लीजिए कि 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, इसी को माना गया 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसी को माना गया एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU कहते हैं। अब नया स्टैंडर्ड बन गया, और ये क्यों बना मैं इसका कारण आपको समझा देता हूँ कि जब शुरू में स्टैंडर्ड, इसमें इसके पहले भी एक और भी कहानी है कि जब हाइड्रोजन के एक एटम के मास को स्टैंडर्ड माना गया और बाद में चल के जब देखा गया कि हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हो गए, तो एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम किस आइसोटोप के एक एटम को मान रहे हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसीज हो जाएंगी, कहीं के कोई और मानेंगे, कहीं दूसरी जगह कोई और स्टैंडर्ड यूज़ करेगा। तो फिर बदल दिया गया और उसके बाद माना गया ऑक्सीजन के एक एटम के 16वें भाग को, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के एक एटम के 16वें भाग को एक स्टैंडर्ड माना गया, 1 माना गया। तो उसका कारण था कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो लगभग मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है। तो चूंकि सबके साथ उसकी रिएक्टिविटी है, सबके साथ उसका दोस्ताना रिश्ता है,
इसलिए उसी के एक एटम के मास के 16वें हिस्से को 1 मान लिया गया। लेकिन बाद में चल के जब ऐसा पता चला कि कार्बन का जो कंपाउंड है, कार्बन की जो रिएक्टिविटी है, कार्बन का जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, और कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन से, तब कार्बन 12 के वहाँ भी कार्बन के 3 आइसोटोप्स नोन हुए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन हमने माना किसको? कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से को माना गया एक एटॉमिक मास यूनिट, AMU जिसको लिखते हो, और वो हुआ नया स्टैंडर्ड। तो आप यूँ समझ गए होंगे कि 1/12 अगर करते हैं, यहाँ मैंने डाटा लिखा है 12 गुना हाइड्रोजन के एटम के मास से बराबर है। तो हम अगर कहते हैं 1 AMU का मतलब 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखो तो 1/12 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻²4, 12 से 12 कट गया तो बच गया 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहा, लेकिन कहने का केवल अंदाज बदल गया, तरीका बदल गया कि अगर कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से से 4 गुना भारी है तो उसका एटॉमिक मास 4 AMU होगा। और ठीक वैसे ही अगर कोई 23 गुना भारी है तो उसका एटॉमिक मास 23 AMU होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहा, केवल कहने का तरीका बदल गया, अंदाज बदल गया और सेंटेंसेस बदल गए, मीनिंग वही रहे। तो एक AMU जो हुआ 1 AMU वो हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमेशा इसको याद रखना है, ये ध्यान में देना है, जो कि हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है, लेकिन हम ऐसा कहते नहीं हैं। 1 AMU आपसे पूछा जाएगा तो आप कभी मत बोलना इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यू हैव टू से दैट इट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, दिस इज 1 AMU। अब ये है मेथड कहने का। अगर आप हाइड्रोजन के टर्म में डिफाइन करते हो वो गलत हो जाएगा। अब कार्बन के टर्म में डिफाइन करना है AMU को, लेकिन ये अलग बात है कि वैल्यू वही है न्यूमेरिकल। तो हम लोग इसको कहते हैं AMU। नाउ द मास ऑफ एटम्स is expressed in the terms of AMU। अब जब कभी आपको मास एक्सप्रेस करना होगा तो आप कब कैसे करोगे? AMU के टर्म में। अब ग्राम नहीं लिखना है, AMU कहना है। तो मैंने इन सारी बातों से, इन डिस्कशन से, मैंने इसलिए आपको कहा था कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो बड़ा बेसिक चीज़ से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप सब कुछ समझ पाएँ। तो मैंने एक बैकग्राउंड तैयार करा यहाँ कि आप समझ गए होंगे कि हमको AMU की ज़रूरत क्यों पड़ी। AMU ये नहीं भी पढ़ाने से काम चल सकता था, मैं सीधा शुरू करता 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24, आप लोग याद कर लो। लेकिन अब अगर मैंने आपको समझा दिया है कि 1 AMU की ज़रूरत क्यों है, तो निश्चित रूप से यह ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। आपको थोड़ा वक्त तो लिया आपका मैंने, लेकिन ये बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा कि 1 AMU कहाँ से आया। सपोज कीजिए कोई सवाली बच्चा होता है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, उसने अगर किसी दिन आपसे पूछ दिया कि एक AMU की ज़रूरत क्यों है, जब मास हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स हैं तो AMU की ज़रूरत क्यों, तो आप उसको अब जवाब दे पाओगे कि AMU की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि एक AMU क्या है और एटॉमिक मास यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब आप ये सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं। कहानी तो बड़ी लंबी थी इसकी, लेकिन मैंने उतना आपको सुनाना उचित नहीं समझा।
जितने से आपका काम चल जाए, आप बड़े हों और आप खुद से पढ़ें उसको कि एक AMU में क्या क्या बातें हुई होंगी। तो खैर अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये टॉपिक ही कंटिन्यूड है। तो हम अगर आपसे कहते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास अगर हम कहते हैं कि 23 है, तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? इसका मतलब समझा जाएगा, इट मीन्स an atom of sodium, an atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 of an atom of carbon 12। कार्बन 12, इसका यही मतलब हुआ और इसका यही मतलब समझा भी जाएगा, यही मतलब मीनिंगफुल भी है। तो हमको यही समझना भी है इसमें, इसके अलावे कुछ नहीं समझना है। बाद में चल के नाउ अ डे, आजकल ये जो 1 AMU है, 1 AMU इज written as U, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास का नाम देते हैं। तो अब AMU ख़त्म हो गया, 1U 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम हुआ। ये है यूनिफाइड मास। पहले AMU का यूज़ होता था, आज भी होता है कुछ बुक्स में, लेकिन अब उसको बदल दिया गया, अब उसको कहा जाने लगा है U, ए यूनिफाइड मास। तो अगर हम आपको कहें कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो आप तुरंत बोलना 24U। 24U। अब जरा इसको समझिए, बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों से पूछा कि ये 24U जो है वो कितने एटम का मास है, वो तुरंत हमको जवाब दे देते हैं, इट इज़ द मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम्स। अब आपको हम समझाना चाहते हैं यहाँ कि हमने जो डिफ़ाइन करा है एटॉमिक मास को, वो एक एटम के मास को डिफ़ाइन करा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक एटम, मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 12वें भाग से 24 गुना भारी है। वो कितना एटम है? एक एटम। अब इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एक एटम का मास है ये 2 एटम का भी मास नहीं है, ये एक एटम का मास है 24U। ठीक वैसे ही अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक मास आप जानते हैं 1U। हीलियम उसका जानते हैं 4U। लिथियम आप जानते हैं 7U। बेरिलियम आप जानते हैं 9U। बोरॉन आप जानते हैं 11U। कार्बन जानते हैं 12U। नाइट्रोजन 14U। ऑक्सीजन 16U। ये सभी लोग आप जानते हैं। फ्लोरीन 19U। नियन 21U। सोडियम 23U। मैग्नीशियम 24U। एल्युमिनियम 27U। सिलिकॉन 28U। फास्फोरस 31U। सल्फर 32U। क्लोरीन 35.5U। पोटेशियम 39U। कैल्शियम 40U। ये सब हम आपको इसलिए लिख कर दिखाया कि ये सारे के सारे जो यूनिफाइड मास में लिखा हुआ है,
ये सभी एक एक एटम का मास है। कहीं से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह एक एक एटम का मास लिखा हुआ है। अब तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमसे पूछते हैं सर कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है और कोई बच्चा बोल देता है 40 ग्राम सर, तो सर मारते क्यों नहीं उसको, डांटते क्यों नहीं हैं? तो उसके लिए हम आपको एक डाउट यहाँ क्लियर कर देते हैं। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि अगर हम कहते हैं जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट, यहाँ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान दीजिए, जैसे हम लिखते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 U और ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम। जैसे कैल्शियम 40 U, इसका ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम। तो इसका डेफिनेशन होता है ग्राम एटॉमिक मास का। अब इसकी ज़रूरत क्यों है हम आपको अभी समझाएंगे, अब चिंता मत कीजिए। अभी केवल ये समझिए कि आखिर ग्राम एटॉमिक मास का हम मीनिंग क्या समझे, ग्राम एटॉमिक मास का हम मीनिंग क्या समझे, ये पहले ध्यान देना है। तो मास ऑफ एन एटम, एन एटम इन ग्राम, which is equal to the mass of which is numerically not equal to, which is numerically equal to the mass in atomic mass unit या U। ध्यान दीजिए, कहता है ग्राम एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एटम का मास है ग्राम में, जिसका वैल्यू न्यूमेरिकली उतना ही होता है जितना उसका एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसकी ज़रूरत क्यों है अभी आपको हम समझा देते हैं, एकदम क्लियर। मैंने कहा था मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप कोरे कागज़ हैं, मैं आपको वो समझा दूंगा क्लियर। जितनी बात बेसिक क्लियर होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में, या उसका पकड़ उतना ज़्यादा आपका बनेगा उस टॉपिक पे। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास जो है, बड़ा इत्तेफाक की बात है, ग्राम एटॉमिक मास उस एटम का मास है ग्राम में जो न्यूमेरिकली बराबर होता है उसके एटॉमिक मास यूनिट में मास के। ये बात हुई। तो जैसे यहाँ कहा कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो तुरंत आप बोलोगे 24 U। तो उसी का अगर ग्राम एटॉमिक मास कहना होगा, ग्राम एटॉमिक मास, तो वो हो जाएगा 24 ग्राम। और आप समझ रहे हैं कि दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। ये एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास कभी बराबर नहीं हो सकता है। एटॉमिक मास इज नेवर इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि दोनों में बड़ा फर्क है। 24 U का मतलब हुआ 24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 24 ग्राम का मतलब तो आप जानते ही हैं कि 24 ग्राम है। अब आप समझ लीजिएगा कि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ग्राम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास कभी नहीं कह सकते हैं, और आप कह देते हैं और टीचर्स चुप हो जाते हैं। इसका मतलब वो ये समझ के चुप हो जाते हैं कि आपने ग्राम एटॉमिक मास कहा है ना। तो आप लेकिन ऐसा मत बोलिए, आप सीखिए कि अगर किसी ने एटॉमिक मास पूछा है तो मुझे एटॉमिक मास बताना है, उसमें हमको ग्राम एटॉमिक मास मत इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वहाँ एटॉमिक मास अलग है, ग्राम एटॉमिक मास अलग है। ये अलग बात है कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है।
चलिए हम एक बात और आपको बता दें कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम जो है इसको 1 ग्राम एटम कहा जाएगा, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम एटॉमिक मास। तो उसको शॉर्टकट में हम क्या लिख रहे हैं, 1 ग्राम एटम। वैसे ही अगर हम कहें कि 12 ग्राम मैग्नीशियम, 12 ग्राम मैग्नीशियम कितना ग्राम एटम होगा, तो गिवन मास 24, 1/2 ग्राम एटम होगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। हम आपको इसके बेस में ले चलेंगे कि ये क्यों हुआ, ऐसा ग्राम एटॉमिक मास क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी, हम आपको अभी समझाएंगे इसके बारे में। तो ये 24 ग्राम जो है वो 1 ग्राम एटम कहलाएगा। वैसे ही सोडियम का 23 ग्राम 1 ग्राम एटम कहलाएगा, कार्बन का 12 ग्राम 1 ग्राम एटम कहलाएगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम 1 ग्राम एटम कहलाएगा, हीलियम का 4 ग्राम 1 ग्राम एटम कहलाएगा। तो 1 ग्राम एटम का मतलब हुआ उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो एक जुमला 1 ग्राम एटम का मतलब हुआ ग्राम एटॉमिक मास। ये हमेशा याद रखना है, 1 ग्राम एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ये याद रखना है। और देखिए इसी के बेसिस पर हम आपको एक कारण समझा देना चाहते हैं यहाँ कि आखिर ग्राम एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। ये तो बाद की बात है, हमको बाद में समझाना था, लेकिन मैं अभी चूँकि टॉपिक में हूँ इसलिए मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि ये ग्राम एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी। मास ऑफ एन एटम, ध्यान देना, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास सब लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये सभी लोग जानते हैं, एक एटम का मास होता है। तो बाद में चल के आपने याद होगा कि जब मोल का कंसेप्ट आया, मोल की बात करने लगे, कलेक्शंस की बात करने लगे, तो उसमें उस समय अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम्स, हाइड्रोजन के इतने एटम का मास 1.6 × 10⁻⁻24 × 6.02 × 10⁻23, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.008 ग्राम आएगा, जिसको हम 1 ग्राम लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन 12 के एक एटम का मास 1.9 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ध्यान दीजिए, अब गुना कर दीजिए 1.6 को 12 से तो वही आएगा, तो 1.9 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है कार्बन के एक एटम का मास। तो मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 बराबर 1.9 × 10⁻⁻24 × 6.02 × 10⁻23 गुना करिएगा 12.07 ग्राम, मतलब 12 ग्राम। आप समझ गए होंगे कि इट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है। एंड दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो अब मुझे लगता है कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ग्राम एटॉमिक मास जो हुआ, दिस इज द मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम्स, और एटॉमिक मास जो हुआ, दिस इज द मास ऑफ एन एटम,
मास ऑफ एन एटम। बस यही फ़र्क है, ये फ़र्क समझना होगा आपको, ये फ़र्क याद रखना होगा। ग्राम एटॉमिक मास जो है वो बाद में चल के जब मोल हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उस समय आपको ये समझाएंगे निश्चित रूप से कि ग्राम एटॉमिक मास एक मोल का मास होता है और ये जो एटॉमिक मास सीधे हम कहते हैं वह एक एटम का मास होता है। तो दोनों में फ़र्क है और उस फ़र्क को समझना चाहिए, क्योंकि एक यू कभी भी एक ग्राम नहीं हो सकता है। ग्राम अलग चीज़ है और यू अलग चीज़ है, और ये बड़ा ही शार्प डिफरेंस है। और कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 यू को ही एक मोल समझ लेते हैं, जबकि वो होगा नहीं। 12 ग्राम हमेशा एक मोल होगा कार्बन का, और ये बात हमेशा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 12 यू एक मोल नहीं हो सकता है, 12 यू तो एक एटम है, एक एटम एक मोल नहीं हो सकता है। तो ये बड़ा ही इत्तेफाक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 12 ग्राम ही होता है, 12 यू है तो 12 ग्राम होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो खैर ये इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कुछ कभी डाउट में नहीं पड़ना चाहिए कि 12 ग्राम जो है वो 12 यू होगा। और ये कैसे आया है, ये एक मैजिक है, ये समझ जाना चाहिए कि हमको इसमें फ़र्क मालूम हो, फ़र्क करना आना चाहिए। तो मैंने आपको ये समझाया कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस करने के लिए हमको नए यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उस यूनिट को हमने कैसे बनाया, और उस यूनिट को बनाने में जो परेशानियां आई फिर उसको हमने रेक्टिफाई करा, और उसके बाद एक नया यूनिट हमारे सामने आ गया, यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास को हमने कोरिलेट किया है ग्राम एटॉमिक मास से। तो ये एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आपको थोड़ी छोटी सी बात कहा मैंने। कहानी तो बड़ी लंबी है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है कि मैंने आज बस एक ही चीज़ समझाया है आपको इस पूरे 40 मिनट के वीडियो में कि एटॉमिक मास क्या है। बस हमको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा शुरू होते कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड उसके बाद हमको आगे बढ़ जाना था। लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एटॉमिक मास क्या है। तो खैर यहाँ बातें हैं, मैंने एक लिखा हुआ है, शायद ने मिटा दिया, कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है उसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा फ्रैक्शन में आया, क्या एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ कि उस एटम में जो भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, मेसॉन हैं, क्वार्क है, न्यूट्रिनो है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। आपको पता भी होगा कि 48 पार्टिकल्स जो है वो एटम के भीतर होते हैं। तो सबको मिलाकर जो होगा मास वही एटॉमिक मास होगा। तो क्या उसमें कोई फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन है क्या, आधा प्रोटॉन है क्या? तो उसके बारे में हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कोई किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है क्या, और फ्रैक्शनल का मीनिंग क्या है, और वो फ्रैक्शनल का मीनिंग समझने के बाद मॉलिक्यूलर मास, फिर उसके बाद हम लोग मोल वगैरह में आएंगे, वो बात दूसरी होगी। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।